हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पार्ट बी को डिस्कस कर रहे हैं 2020 के। तो इस वीडियो में हम लोग 46 पे हैं। तो चलते हैं आगे, इसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि IgG ट्रीटमेंट विद अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है HCU का, तो मैंने एक में बता रखा है कि पेप्सिन और पेपाइन से डाइजेशन होने पे क्या होता है। अगर आप नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। PYQ अगर आपने जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके करेक्ट होने के चांसेस CSIR प्लस किसी भी एग्ज़ाम में हैं। तो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि पेप्सिन से क्या होता है। पेप्सिन से जब भी हम IgG को डाइजेस्ट करते हैं तो हमारा एक फ्रेगमेंट आता है जिसमें एफ ए बी डैश मतलब AB' 2 रीजन होता है। एक ये होता है एंड दूसरा आपका एक FC डोमेन होता है। तो ये आपका आता है किससे? पेप्सिन से। अगर हम पेप्सिन की जगह दूसरा एंजाइम जो होता है जिसे हम पेपाइन कहते हैं, अगर हम पेपाइन से डाइजेस्ट करते हैं तो आपका FAB फ्रेगमेंट आता है। यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे FAB, यहाँ पे FAB'2 और इसके साथ आपका FC डोमेन आता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो क्या होगा आपका इसका प्रोडक्शन ऑफ FAB'2 फ्रेगमेंट, ये वाला आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका D है। जाके देखिए, मैंने वहां पे बता रखा है कि पेप्सिन से डाइजेस्ट करने पे FAB'2 रीजन क्यों आता है और पेपाइन से डाइजेस्ट करने पे FAB रीजन क्यों आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि इन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द मायोग्लोबिन। ओके, इसमें इन्होंने पूछा है द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू द मायोग्लोबिन, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑक्यूपाई एट द बेस्ट डिस्क्राइब ग्राफिकली। अगर हम ऑक्सीजन की मायोग्लोबिन के बाइंडिंग देखें, ऑक्सीजन का मायोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग देखें तो हमारा कर्व कैसा आएगा, यह है यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अगर हम ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन के साथ बाइंड कराते हैं तो कर्व कैसा आएगा, ये पूछा गया है। अगर आपने ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व देखा होगा तो कुछ एक कर्व इस तरह से आता है और दूसरा कर्व कुछ इस तरह से आता है। जो ये आया आपका S शेप सिग्मोइडल जिसको बोलते हैं, यह आपका हीमोग्लोबिन का है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग जो है वो सिग्मा S शेप्ड कर्व होता है। और ये होता इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है आपका टेट्रामर मॉलिक्यूल है और जैसे ही एक एक पार्ट में ऑक्सीजन बाइंड करता है यह कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाता है और बाकी पार्ट में भी जल्दी जल्दी वो बाइंड करने लगता है। इसलिए इनिशियली कंडीशन धीरे से होता है, फिर बाद में जाके ये बहुत ही जल्दी पीक पकड़ लेता है। तो दैट इज अ कोऑपरेटिव नेचर। तो यह कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि ये जो ऊपर वाला है, ये वाला जो है यह आपका मायोग्लोबिन शो करता है। मायोग्लोबिन शो करता है। मायोग्लोबिन मोनोमर होता है। सेम ग्राफ आपको माइकेलिस मेंटन के कंडीशन में मिलता है और माइकेलिस मेंटन का कंडीशन भी, माइकेलिस मेंटन भी इसी ग्राफ को फॉलो करता है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ।
वो कुछ इस तरह से करता है। अगर आपको याद हो तो जिसमें इस तरह से आप बनाते हो। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका बी है कि जो आपका मायोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड करता है वह आपका हाइपरबोलिक ग्राफ शो करता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है वो सिग्मोइडल कर्व प्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे क्या होता है, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि mmHg में होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन परसेंटेज में होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन परसेंटेज में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन्होंने इसमें पूछा है कि द टर्मिनल ट्रांसफिरेज इज एन एंजाइम यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट कैटलाइज द एडिशन। तो टर्मिनल ट्रांसफिरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, यह पूछ रहा है। तो टर्मिनल ट्रांसफिरेज एंजाइम जो है 3 हाइड्रोक्सिल टर्मिनस ऑफ डीएनए पे काम करता है, या ये क्या करता है, ये आप इसे याद कर सकते हो, 5' टू 3' डीएनए मूव करता है। 3' पे OH ग्रुप होता है। इसमें और न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए इस 3' पे OH होना चाहिए। ओके, तो हमेशा जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो कहाँ पे ऐड होता है, 3' OH पे। तो टर्मिनल ट्रांसफेरेज भी जो है इस न्यूक्लियोटाइड को 3' OH पे जाके क्या करता है, ऐड करता है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ टर्मिनल ट्रांसफेरेज। क्या करता है, ऐड वन और मोर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऑनटू द 3' टर्मिनस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। इसके अलावा दो और है, वह भी आप याद कर लीजिए क्योंकि मे भी वो पूछा जा सकता है। एक है आपका एल्कलाइन एल्कलाइन फॉस्फेटेज। जो आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, इसका काम होता है, यह क्या करता है, यह रिमूव करता है, रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप, रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप। अब आपसे क्वेश्चन है कि फॉस्फेट ग्रुप होता कहाँ पे है, 5' टर्मिनल पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो 5' टर्मिनल से यह रिमूव करता है, प्रेजेंट प्रेजेंट एट द 5' टर्मिनस 5' टर्मिनस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये काम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज का। इसके अलावा एक और है, वो है आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज, पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो है यह रिमूव की जगह ऐड करता है, एडिंग फॉस्फेट ग्रुप, एडिंग फॉस्फेट ग्रुप ऑन टू थ्री ऑन टू फ्री 5' टर्मिनस या टर्मिनाई। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की बात करें तो यह जस्ट अपोजिट बिहेवियर रखता है अल्कलाइन फॉस्फेट के कंपेयर में। तो इसका आंसर है डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड टू द 3' एंड ऑफ द डीएनए। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा है टर्मिनल ट्रांसफेरेज की बात कर रहा है, और टर्मिनल ट्रांसफेरेज जो है डी न्यूक्लियो
DNT जो है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो है वह 3 प्राइम एंड में ऐड करने का काम करता है टर्मिनल ट्रांसफेरेज। ये आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल एक्सेस पोर्टल सिस्टम का। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल एक्सेस में जो है आपका हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो जाके एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपका पास में जो है आपका ब्रेन जो है वो कनेक्ट करता है एक, मतलब बहुत ही डेंस ब्लड वेसल्स के द्वारा। जिस जो पार्ट वो होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं मीडियन इमिनेंसेस। तो मीडियन इमिनेंसेस के द्वारा आपका हाइपोथैलेमस जो है वह आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस के साथ जोड़ता है। बट क्वेश्चन है कि इंटीरियर पिट्यूटरी के किस पार्ट को। तो जो अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो में इसका स्ट्रक्चर दिखाया था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ का जो ये वाला पार्ट जो है घड़े के तरह, इसे हम बोलते हैं ट्यूबरलेस। ट्यूबरलेस। तो ये ऐसे यहाँ पे जाके होता है आपका मीडियन इमिनेंसेस, बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। उसके बाद ये ऐसे 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 इधर की तरफ आता है, जिसे हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। तो मीडियन इमिनेंसेस से ब्लड वेसल ऐसे जाता है और यह इधर से होते हुए ये इधर चला जाता है। ये कौन सा पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द पार्स ट्यूबरलिस। और ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द पार्स डिस्टेलिस। तो ऑप्शंस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे इंटरमीडिया लिखा हुआ है, इंटरमीडिया से नहीं, पार्स ट्यूबरलिस से शुरू होता है। यहाँ पे पार्स ट्यूबरलिस है, बट पार्स नर्वोसा लिखा हुआ है। नर्वोसा जो होता है वो इसमें होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, नॉट इंटीरियर पिट्यूटरी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है पार्स नर्वोसा, नर्वोसा में नर्व सिस्टम है, ना कि आपका ब्लड वेसल्स हैं। तो करेक्ट आंसर इसका पहला है कि पहला क्या है कि मीडियन इमिनेंसेस इज कनेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमिक पोर्टल ब्लड वेसल्स दैट पास थ्रू पार्स ट्यूबरलिस टू द पार्स डिस्टेलिस। तो याद रखना है आपको कि हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जो कनेक्ट होता है, उसका जो जंक्शन पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड अ मीडियन एमिनेंसेस। और वहाँ का जो ब्लड वेसल्स होती है, वो ब्लड वेसल्स ट्यूबरलिस से डिस्टेलिस की तरफ आती है। जो आपका हाइपोथैलेमस के केमिकल्स है, हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है एंजाइम, वो एंजाइम कहाँ, वो हार्मोन कहाँ पे जाता है, पार्स मीडियन इमिनेंसेस में जाती है। वो मीडियन इमिनेंसेस से होके हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी में घूमती है। एंटीरियर पिट्यूटरी में जहाँ पे उसको काम करना तो वहाँ पे वो काम करती है। वो जो वहाँ का जो ग्लैंड है, वो ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन ब्लड वेसल्स में आती है और वो ब्लड वेसल्स में आके पूरी बॉडी में चली जाती है। बट ऐसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स है वो हमारा कहाँ बनता है, सेल बॉडी में बनता है, बट रिलीज कहाँ होता है, रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बनता नहीं है। इस पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या समझना है, ध्यान दीजिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन सिंथेसिस नहीं होता है, स्टोर होता है। सिंथेसिस कहाँ होता है, सेल बॉडी में, वो भी कहाँ पे, ऊपर हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसका आंसर आपका ए है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे इन्होंने पूछा था क्रॉस लिंकिंग, थोड़ा कॉपी पेस्ट मारा इसलिए इसमें कुछ दिक्कत है। स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें फॉल्स बताना है। तो फॉल्स बताने के लिए अगर आपको इसमें कोई भी लाइन करेक्ट समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगी कि फास्ट है। याद रखिएगा, जो बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जैसे एडेनिन थाइमीन के साथ
ग्वानिन जो है वह साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ऐड होते हैं। यह एक स्ट्रैंड पे होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे, तो यह 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे होता है, ठीक है, अपोजिट स्ट्रैंड में। तो अगर ये इस तरह का है तो इस तरह के जो बेस होते हैं, इस तरह का जो बाइंडिंग है, इस तरह का जो तुम्हारा लिंक है, दैट लिंक इज अ नॉर्मल लिंक। तो नॉर्मल लिंक जो है ये होता है, और इसमें आपका यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द क्रॉस लिंक्ड बेस आर ऑन अपोजिट डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए अपोजिट डीएनए स्ट्रैंड में जो होता है वो क्रॉस लिंकिंग से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि किससे रिलेटेड होता है, नॉर्मल होता है। तो यही जो है फॉल्स है, बाकी सब सही है कि बेस क्रॉस लिंकिंग मीन्स द कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम द फॉर्मेड बिटवीन द टू बेसेस, एंटी कैंसरस, पिरामिडीन डाइमर, ये सारे सारे एग्जाम्पल क्रॉस लिंकिंग से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड।